भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है लोकसभा चुनाव 2024, उस सिलसिले में हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि उनके दिलों में क्या है, वो क्या सोचते हैं कि पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार रही है, मोदी राज में देश ने कितनी तरक्की की या क्या इम्प्रेशन है उसके उनके बारे में। तो हमने ये सोचा कि जो 1.5 करोड़ भारतीय विदेशों में बसे हैं, जिन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं, उनकी राय क्यों न ली जाए। और एक परसेप्शन ये बन गया है कि विदेशों में जो बसे भारतीय हैं वो मोदी जी के बड़े प्रशंसक हैं, भक्त हैं। लेकिन जब हमने कुछ प्रवासी भारतीयों को बातचीत के लिए बुलाया कल और उनसे चर्चा की, तो ये मालूम हुआ कि ये जो हमारी धारणा थी वो एक तरफा प्रोपेगेंडा की वजह से थी। ऐसा नहीं है कि सभी भारतीय विदेश में जो बसे हैं वो मोदी भक्त हैं या भाजपा के समर्थक हैं। पिछले 10 सालों के जो कामकाज रहा है मोदी सरकार का, जो दिशा रही है और जो मुद्दे उभरे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उभरा है, किसानों का बड़ा मुद्दा उभरा है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है उसका बड़ा मुद्दा उभरा है, डाइवर्सिटी का। इसके अलावा लोकतंत्र के पर खतरे का मुद्दा उभरा है कि एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक देश, एक चुनाव, ये जो इस तरह एक भाषा, एक संस्कृति, इस तरह की जो बातें हो रही, एक देवता, तो भारत की जो विविधता है उसको खतरा लोगों को लगता है। इसके अलावा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने भी विदेशों में दौरे किए। But there is a lot of diaspora people living in different parts of the United States. And I think the next time I come, you must take me to some other cities. You know, maybe Chicago, Dallas, Atlanta, right? Yeah, because my intention is to build a relationship with you. और उन दौरों में उन्होंने जा करके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं या यूनिवर्सिटीज में हैं स्टूडेंट्स हैं, वहां जा करके काफी लोगों को संबोधित किया और यहाँ की जो दूसरी तस्वीर पेश की। उसके भी चलते अब हम देख रहे हैं कि इस चर्चा से हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब वो धीरे धीरे जो ओवरसीज कांग्रेस है इनके साथ खड़े हो गए हैं, जो अपने यहाँ देश के लोगों को भी समझा रहे हैं कि भाई इस बार के चुनाव में बहुत समझ बूझ करके होशियारी से वोट देना है। भवेश जी हमारे साथ सैफाली सप्रू जुड़ी है, सैफाली सप्रू ख्वाजा, वो जुड़ी है वैंकूवर से, कनाडा से। और हमारे साथ हैं गुरविंदर रंधावा मैडम है और वो लंदन से जुड़ी हैं। अनज यूसुफ सिकंदर नवाब साहब जुड़े हैं लंदन से, और टोरंटो से जुड़े हैं चरणजीत चैम्बर साहब। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और भी लोग कुछ जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए उनसे कहा गया है। तो जैसे जैसे जुड़ेंगे ये चर्चा आगे बढ़ेगी। बेसिकली जो रामदत्त जी ने कहा कि हम लोग इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि बाहर में बैठे हुए जो भारतीय हैं उनकी भारत में हो रहे चुनाव पर कैसी नज़र है, क्या कैसे सोचते हैं वो। चूँकि भारत में जब चर्चा हो रही है 2024 के चुनाव में, तो दो तरफा चर्चा है। एक तो ये कि इस सरकार को इसके एजेंडे से जो पहचान बनी है 10 सालों में, 2-3 तरह की पहचान है। एक वो सरकार जो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि ले रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, या वो विदेशों में अपनी एक भारत की पहचान को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार पर सो कॉल्ड लगाम लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरी तरफ जो चर्चाएं हैं वो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर ये सरकार घिर गई है, क्योंकि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला निकला। बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे लोग जो है, जो कमेंटेटर हैं, इसको अब तक का सबसे बड़ा करप्शन
गेट, मोदी गेट बता रहे हैं कि इसको चर्च, वो जो था वाटर गेट स्कैंडल, उसकी तरह से मोदी गेट स्कैंडल इसको कहा जा रहा है। तो दोनों तरह की चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच में आप लोग किस तरह से देखते हैं भारत में चुनाव को? क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या यहाँ की जनता कुछ इस सरकार को बदल देगी या इस सरकार को रोके रखेगी? वो क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है? तो सबसे पहले मैं सैफाली आपसे, आप ही के पास आता हूँ। जी नमस्ते एवरीबॉडी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वैंकूवर कनाडा में रहती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 25 इयर्स से कनाडा में हूँ। पहले टोरंटो में थी, फिर वैंकूवर मूव हुई। अभी मैं आईटी में वर्क करती हूँ यहाँ पर। और एज माय पैशन ऑन द साइड आई आल्सो सिंग। एंड मेरा कांग्रेस के साथ मेरा रिश्ता वैसे बहुत टाइम का रहा है, बहुत टाइम का। फैमिली पूरी इज प्रो कांग्रेस, बट मेरा जुड़ना जो हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ वो लास्ट ईयर से हुआ। एंड ऑनेस्टली शुरुआत इसी वजह से हुई कि इंडिया में जो चल रहा था वो थोड़ा इनटॉलरेबल हो चुका था, जो सिचुएशन थी वहाँ पर। तो अगर अब ना बोले तो कब बोले, और हम ना बोले तो कौन बोले, राइट? ये दिमाग में आइडिया था। और जिस तरह से मैं देखती हूँ सिचुएशन, 10 साल से आई थिंक बीजेपी ने एक एजेंडा चलाया हुआ है। उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके रखें असली मुद्दों से, धर्म के नाम पे। और जो असली मुद्दे लोगों को इस समय हर्ट कर रहे हैं वो अब 10 साल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जो है मेरे हिसाब से इंडिया में लोग जाग रहे हैं, इंडिया से बाहर लोग जाग रहे हैं, हम जैसे लोग जाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन आगे ना जाए, बिकॉज ये जो भी इस समय की सरकार जो कर रही है वो हमें डिक्टेटरशिप की टुवर्ड्स ले जा रहे हैं। आप उनका मैनिफेस्टो भी देख लीजिए, इट्स अबाउट वन नेशन वन रिलीजन। उनके मैनिफेस्टो को अगर आप कांग्रेस से कंपेयर करें, दूसरे पार्टी से कंपेयर करें, तो इट्स स्टिल द सेम थिंग। जुमले हैं, अभी भी जुमले हैं। कहाँ गई वो बातें पैसा वापस लाने की, ब्लैक मनी इंडिया में? कहाँ गई वो बातें करप्शन को हटाने की? नारी शक्ति की बातें करी जाती है, नारी टू नारायणी है उनके मैनिफेस्टो में अब। लेकिन आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिली हुई है, जिन्होंने नारी का सबसे बड़ा अपमान किया है। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं इंडिया में, वो अब लोगों की आंखें शायद खुल रही हैं। मेरे हिसाब से अभी भी कुछ हैं वर्ग जो नहीं देख पा रहे हैं इसको। तो एज अ एनआरआई हम लोग ऑन द ग्राउंड है नहीं, बट हमारा सबसे बड़ा जो कोशिश है हमारी, वो यही कि हम सोशल मीडिया के थ्रू इस मैसेज को आगे ले जाएं और लोगों की थोड़ी आंखें खोलें कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो 10 साल से आप सह रहे हैं वो गलत सह रहे हैं, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है। आप देखिए, आप लोग ध्रुव राठी जैसे लोगों के वीडियोस को देखिए, आपको पता चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे क्या स्कैम हुआ है इतने सालों से। लोगों को पता ही नहीं थी ये बातें। फार्मा कंपनीज के साथ जो कोविड के ड्यूरिंग हुआ है वो क्या हुआ है, इट इज शॉकिंग। आई लॉस्ट माई सिस्टर टू कोविड इन May 2021 जब सेकेंड वेव चली थी। तो आई हैव एक्सपीरियंस द अट्रोसिटीज इन इंडिया फर्स्ट हैंड। वहाँ जो हो रहा था हॉस्पिटल्स में, जो क्रिमेशंस पे हो रहा था, भी हम लोग का खुद पर्सनल एक्सपीरियंस था कि लोग वहाँ पर सिलेंडर के लिए कहाँ से कहाँ जाके सिलेंडर लाने के लिए वो थे। और ड्रग्स जो अवेलेबिलिटी थी उसमें भी आप अगर देखें कि उसमें मिलावट थी। चरणजीत जी, आप कहाँ पर हैं और क्या करते हैं और आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं एक चीज तो महसूस करता हूँ कि आज से 20-30 साल पहले मैं बीबीसी लंदन के लिए काम करता था, तो बड़ा मुश्किल होता था यहाँ से कम्युनिकेट करना, और कलेक्ट कॉल के जरिए जो हम बता देते थे उतना पता चलता था फोन से बहुत। लेकिन अब तो आप लोगों के पास इंडियन सारे न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन से सोशल मीडिया है, टीवी चैनल है। चरणजीत जी, आप क्या सोचते हैं, कहाँ हैं और क्या करते हैं और क्या सोचते हैं? कुमार जी और दत्त जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हम आपके इस मंच पर हमें इकट्ठा बैठने का एक चांस दिया है और अपने विचार पेश करने का मौका दिया है। दूसरी बात, मैं बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं 2006 में जहाँ पर पॉइंट सिस्टम पर कनाडा में आ गया था, और जहाँ पर मैंने स्टडी करके तो कंस्ट्रक्शन में मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ।
पर अब एज के मुताबिक मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट वर्क है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आज संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन है जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। जिस तरह तुम सानू सवाल पूछोगे आप जवाब देते रहांगे। मैं गुरमिंदर रंधावा मैडम से चाहूंगा कि वो अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दें और उसके बाद वो क्या कहना चाहती हैं अपनी ओर से इस चुनाव के बारे में, कैसे देखती हैं वो बता दें जी। Good afternoon, good evening to everybody. I am in UK from more than 30 years. I am an IT professional, working in IT for more than 28 years. So I have been obviously in and out. So मैं इंडिया भी काफ़ी ट्रैवल भी करती हूँ, कांग्रेस को भी सपोर्ट करती हूँ बड़ी देर से। फैमिली मेरी बैकग्राउंड कांग्रेस से ही है, सो उसकी वजह से आई हैव बीन, मैं काफ़ी इंडिया भी मतलब जाती हूँ, जब भी जाती हूँ यही हम देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हम यहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं इंग्लैंड में काम के ज़रिए भी और वैसे भी सोशली भी, सो कैसा उसका कंपैरिजन इंडिया में जब जाते हैं कि कैसा चल रहा है वहाँ पे। सो इन टर्म्स ऑफ माय ओन प्रोफेशन, जो आईटी का प्रोफेशन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी, कि जो भी लोग हमारे कहीं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रीज से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हम उनको मेक श्योर करते हैं कि उनका रिस्पेक्ट, उनकी जो इक्वालिटी है वर्क पे, एवरीथिंग इज काउंटेड इन अ वे दैट इट दे फील बिलोंग्ड टू द कंपनी, दे फील कि उनका जो कंपनी है उनको सभी को सेम लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है, सभी लेवल का उनका काम है, जो काम देखकर हम उसकी वजह से उसकी तरफ से हम उनको इनकरेज करते हैं कि कैसे वो कर रहे हैं। लेकिन व्हेन वी लुक एट इंडिया, जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो ये तकरीबन लास्ट 10 साल से जो हो रहा है, जो ट्रेंड है डाइवर्सिटी का, इंक्लूसिवनेस का, की टॉलरेंस लेवल्स जो जहाँ पे जा रहे हैं इंडिया में, वो एक आई थिंक नाउ एट दिस टाइम, इस समय हमें लगता है कि वो काफ़ी डेंजरस लेवल्स पे हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी को इकट्ठा रखना है, उसको यूनिटी कैसे रखे, उसमें हार्मनी कैसे हो, ये मालूम हमें ये हुआ है यहाँ पे काम करके। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमें मिलता है, उसकी
वजह से हमें ये कंक्लूजन ये है कि हमें कोई भी सोसाइटी है उसमें टॉलरेंस लेवल है, उसको मैनेज करना होता है, उसको सभी जो डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, छोटे बड़े डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं, उनको सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आई थिंक व्हाट आई सी दैट कंप्लीटली हैज विद अवर जो भी हमारी सिचुएशन है इंडिया में वो कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट इज व्हाट एज ए एनआरआई मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसका फिक्र है कि ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे यूथ के लिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं हम उनको किस तरफ ले जा रहे हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये सभी उनकी जो फ्यूचर होगा उसको इम्पैक्ट करेगा। सो दैट इज़ वेयर आई सी इन टर्म्स ऑफ मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी के जो लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट हमारा जो संविधान है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बाबा अम्बेडकर जी ने दी है हमें, आई थिंक वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट इज वो हमारे लिए काफी कंसर्निंग है यहाँ पे। सो हमने जी, तो आपको बेसिकली चिंता है कि जो जिस तरह से भारत तमाम जो डाइवर्सिटी का देश है, विविधताओं का देश है, और वहां बैठ के अब जो कंपनियों में भी कोशिश होती है कि सब तरह की डाइवर्सिटी के, सब तरह के जो कम्युनिटीज के लोग लोगों को आते हैं, कहीं से भी आते हैं, लेडीज आती हैं, वुमेन आती हैं, सभी को दिया जाए, और जबकि हमारे यहाँ जो है उसको भी हम बिगाड़ रहे हैं। जी, ये आगे मेरा कंसर्न है। मैं हैरान हूँ थोड़ा सा कि मुझे जैसा फीडबैक ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब भारत में चर्चा बहुत होती है, अक्सर होती है कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो आप्रवासी भारतीय बड़ा उनको एकदम से उस तरह से मोदी मोदी, चाहे वो टोरंटो जाए, चाहे लंदन जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, तो भारतीय उनको हाथों हाथ लेते हैं, और भारत से बाहर रहने वाले लोग एकदम मोदी जी को सिर आंखों पर बैठाए हुए हैं। लेकिन अभी तक जितने 3 लोगों ने, मेहमानों ने जो बोला, वो मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि मोदी जी के प्रशंसक नहीं मालूम पड़ रहे हैं। और मैंने जैसा आपने ओपनिंग में बताया कि यहाँ 2 तरह की चर्चाएं हैं, 2 धाराएं बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और इस बार का चुनाव बिल्कुल बड़ा क्रूशियल चुनाव है। जी, मैं आऊँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं बाकी वक्ताओं का भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत में प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मैं यूसुफ साहब, नवाब साहब लंदन से जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जिस भाषा में कन्वीनियंट हो आपको, आप अपनी बात रखिए और अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप लंदन में क्या कर रहे हैं। Hello there, namaste everybody, Jai Hind. Just to give you a quick introduction about myself, I'm from Tamil Nadu, but I've been living here the majority of my life. Unfortunately, I don't know Hindi, so I'll have to speak in English. No, it's absolutely right. You can. आपके प्रदेश में मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ खाता खुल जाए. Right. When I think of India, there is one thing I ultimately think about, and that is Article 51A of the Constitution. And I cannot remember it exactly, but I will paraphrase it. It says to encourage, and Article 51AE, it says to encourage the common spirit of brotherhood amongst everybody, amongst every Indian, transcending regional, sectional, linguistic, and religious diversity, and that is essentially what India is to me, what Bharat is to me. I feel that the current government that is in power is not doing that. They are not keeping with the spirit of India and what all our freedom fighters, what Bhagat Singh, what Dr. Ambedkar, what all of them fought for, and that is my view. And I hope we can get a government that will uphold the spirit of India, the spirit of Bharat, and uphold the constitution. आपका कहना है कि जो हमारे भारत के प्रियम्बल में भी, प्रस्तावना में भी लिखा गया है इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, जो ब्रदरहुड है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो उसका अब उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। और भारत के में जो इस समय हो रहा है उससे आप जो भारत की आत्मा है बेसिकली उसका पालन नहीं हो रहा है, उसको उसके विपरीत जा रहे हैं, चीजें जा रही हैं। जी, हमारे साथ विक्रम दुहान साहब जुड़े हुए हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं और बहुत ध्यान से हम सबकी बातें सुन रहे हैं। दुहान साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ा इस सरकार के बारे में बताइए, क्या इंप्रेशन बना आपका और क्या आप देख रहे हैं 2024 के बाद। नमस्कार सबको, एंड हैप्पी अंबेडकर जयंती टुडे।
मेरा नाम विक्रम दूहन है, मैं लंदन रहता हूँ। मैं लेबर पार्टी में वाइस चेयरमैन हूँ हमारी लोकसभा से, और मैं काउंसिल कैंडिडेट भी हूँ लेबर पार्टी से हमारे एरिया से। तो मैं और अनाज आज कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं, तो मेरे साथ ही बैठा है साथ में। जी अच्छा जी सर। तो अनाज हमारा यूथ ऑफिसर है लेबर पार्टी से यहाँ से, तो ये मेरी कैंपेनिंग में मदद कर रहा है अभी। मैं कांग्रेस पार्टी का भी मेंबर हूँ, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का यूथ इंचार्ज। गुरमिंदर जी, सुधाकर जी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी की भी मदद करता हूँ लंदन में। और ओरिजिनली मैं हरियाणा इंडिया से हूँ। मेरी फैमिली इंडिया में रहती है। इंडिया काफ़ी जाता हूँ, गाँवों में काफ़ी जाता हूँ, फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कंसर्न लगता है वो है बेरोज़गारी। भारत दुनिया का सबसे यंग देश है, युवा देश है। हमारे देश में अगर हम गिनती करें तो शायद 70-75 करोड़ जो आबादी है वो 35 साल से नीचे है, और उसमें जो बेरोज़गारी की दर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो मोदी जी जब 2014 में आए, उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए कि 2 करोड़ जॉब देंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएँगे, रिसर्च के सेंटर खुलेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में हमें लग रहा है कि जॉब बढ़ नहीं रही हैं, जॉब घट रही हैं। और उसका जो नुकसान हो रहा है, जो ग्रामीण इलाके हैं हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हमारे गाँव से इतने युवा लोग हैं जो इलीगल तरीके से विदेशों में जा रहे हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं। कईयों की जान भी चली जाती है, फैमिली को पता भी नहीं लगता कि हमारा बच्चा है किस देश में पहुंच गया है, जिंदा है नहीं है। जो विदेश में नहीं जा पा रहे हैं वो लोग क्राइम में जाने की सोच रहे हैं। कई लड़कों से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं भैया भूखे मरने की बजाय तो हम कुछ क्राइम करके पैसा कमा लें, जो गलत है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारी हरियाणा सरकार ने जो बीजेपी की सरकार है, एक इनिशिएटिव किया। उन्होंने कहा कि हम 2000 लोगों को इजराइल में भेजेंगे जॉब करने के लिए। तो आप अपने स्टेट में जॉब दे नहीं पा रहे हो और हमारे युवाओं को विदेशों में इलीगल तरीके से या फिर छोटी मोटी जॉब करने के लिए भेज रहे हो। हमारे स्टेट के कुछ लड़के अभी गए, रशिया में चले गए, उनको लगा कि वो डॉक्टर की डिग्री करने गए, लेकिन उनको इलीगल तौर से आर्मी में रख लिया और वो अब यूक्रेन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो हमारे जो करोड़ों युवा हैं जो बेरोजगार हैं, अगर हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। और जो मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे वो सब फेल हो चुके हैं। जी जी। अब हमारे साथ सुधाकर गौर साहब हैं। सुधाकर गौर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और किस शहर से आप जुड़े हैं? और Namaskar. Thank you for giving opportunity. Firstly, as today is Happy Ambedkar Jayanti, so I am from London, and my home town belongs to Telangana region, Telangana state. Nice. So I come from Telangana state region. I work here as a community leader, Indian community leader. As I said, Vikramji said, I work for Overseas Congress and I work for Labour Party. In addition to, I work with all the Indian community organization in the UK to culturally integrate the Indian culture into the UK society, to bring together for our Indian, or irrespective of political ideology. We all come together, the India in the UK, for our cultural and integrate with the UK society. That is our main aim as a community work. Yeah, coming to the point now, I think today is Ambedkar Jayanti. Specifically why the Ambedkar ideas, the views, the constitutional rights to be upheld, should be upheld. Now I feel like an Indian democratic system is in danger. Why I'm not saying just as a word, it is in danger. Wherever you go, before elections comes, Modi, Amit Shah comes to that state. Before Modi, Amit Shah comes, CBI, ED comes. They're threatening the people. Yeah, before election comes, the CBI, ED comes and they threaten the political parties. They try to, whoever do any wrongdoings, definitely the institution should work, punish them, but not as a threaten them or blackmail them. First they come, and if they join in the BJP party, then it's fine. They will become as Sachilta, they will become fair. Even though whenever people join in the BJP party,
they feel like they have a right to do any wrongdoing or do wrongdoing, come to the BJP party. That's a new trend in India now. Like whatever corruption or whatever you do and come to the BJP, once you join the BJP party, you will get a legal right. The ED don't look at you or CBI don't look at you. This kind of situation they created. And in addition to that, I want to say what kind of message we are giving to the next generation. I'm not saying that vote for Congress or BJP. What I'm trying to say that politics should never enter politics religious. Religious should be separated. I'm a Hindu believer. Definitely, I believe Hindu gods. That's my belief, but that shouldn't come into the politics. Unfortunately, in India, now the Jai Sri Ram slogan became as a political slogan. Very unfortunate thing. Jai Sri Ram slogan became as a political slogan. That shouldn't be come into the politics. Religious should be separated. The fabric system of India, they're damaging. That's worries me. जी, आपका ये कहना है कि एक तो धर्म को राजनीति में नहीं मिक्स करना चाहिए, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स, और उसके अलावा आपने कई चीजें कही हैं, डेमोक्रेसी है जो अंबेडकर जी ने दिया, संविधान उसकी रक्षा है, सांस्कृतिक जो विविधता है, करप्शन है, ईडी एजेंसियों का दुरुपयोग है जो बहुत सारे, तो इस तरह के इश्यूज आपने हाईलाइट किए हैं। मैं नेक्स्ट राउंड में एक सवाल मेरे मन में है, आप जो भी जवाब देना चाहें आप हाथ उठाएंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी ये बात आई कि हरियाणा से लोग जा रहे हैं, ये केवल हरियाणा की बात नहीं है। 2000 लोग, भारत सरकार ने 10,000 लोगों को इजराइल भेजने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके तहत हरियाणा से भी जा रहे हैं, यूपी से भी जा रहे हैं, वो तो एक भारत सरकार ले जा रही है और अपने लोगों को वहाँ जो वार जोन में भेज रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर वो। तो दूसरा मेरा ये सवाल था साथ में कि क्या वजह है कि जिस इंडिया पे हम इतना प्राइड करते थे, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, तो बड़ी तादाद में इधर 4-5 सालों में लोग अपना सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, यंग लोग सिटीजनशिप छोड़ के, पासपोर्ट छोड़ के और विदेशों में बस रहे हैं, बड़ी तेजी से बस रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि मतलब नौकरी करना तो एक अलग बात है कि जॉब के लिए जाएं, बट व्हाई आर दे जस्ट गिविंग अप सिटीजनशिप? I think I can, I try to just give my view. Still as an Indian, still I'm holding my Indian passport, though I am in a UK like a 17-18 years. But now the people are feeling is not safe in India, might be reasons. Well, as I said, it again comes to the democratic values. Even if you do something, whenever democratic system is damages, then everything damage, everything collapse. The system will collapse. So they're not feeling it's not safe, or democratic values are degrading. So might be that is the reason in my view. But anyway, my other friends may share their ideas. जी, दुहान साहब। हाँ, तो मैं सुधाकर जी से एग्री करता हूँ। आई थिंक इंडिया में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही काम अभी चला हुआ है वहाँ पे। तो अगर आप पावर में हो तो आप पुलिस को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, सीबीआई को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, ईडी को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। अगर आप सरकार का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करें तो सरकार के आप टारगेट पे आ जाते हो। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो अपना पढ़ाई करके, मेहनत करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। बट हमें ये भी सिखाया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम उसका यूज़ करें, लेकिन जब उसका यूज़ करते हैं तो ये भी डर रहता है कि कोई ना कोई सरकारी एजेंसीज हमारे पीछे नहीं पड़ जाएं। तो इन्हें फ्री डेमोक्रेसी, सॉरी सर, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी बहुत हो रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो एक फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको राइट होना चाहिए बोलने का, आपको राइट होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप ऑफेंड ना करें किसी को, लेकिन जो आपके व्यूज़ हैं उनको आपको मतलब प्रेजेंट करने का एक फ्रीडम होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी की जानी चाहिए। एज सिटीज़न एंड वोटर ऑफ इंडिया, मेरे को ये भी राइट है कि मैं अपनी सरकार को अगर कुछ ठीक नहीं कर रही तो मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, उनको ठीक करने के लिए बोलूँ, या फिर उनके बारे में क्रिटिसाइज़ भी करूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या अमित शाह जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हम एक सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं।
तो कई बार ये लगता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है आपकी फैमिली की, उससे कई बार लगता है कि शायद इंडिया में अगर हम फ्रीली रहना चाहें और सरकार को भी अकाउंटेबल बनाना चाहें तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि बड़ी बातें बहुत बड़ी होती हैं, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया लेकिन कुछ ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई नहीं है इंडिया में, इन्वेस्ट इन इंडिया का नारा दिया, कुछ ज़्यादा एफडीआई हो नहीं रही है, रिसर्च सेंटर नहीं बन रहे हैं, हमारे जो यंग लोग हैं वो काफ़ी पढ़ गए हैं, 3-3 4-4 डिग्री किए हुए हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता आगे जॉब करने का, सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है लेकिन वो कुछ उद्योगपतियों के लिए हो रही है। तो जो जनरेशन है उनको कुछ आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो रिस्क लेते हैं, विदेश में जाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई देयर लक, सबका राइट है भाई, यहाँ नहीं काम होता तो लेट्स ट्राई समवेयर एल्स। काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं बाहर आके, काफ़ी लोग नहीं होते, लेकिन जब तक हम एक स्टेबल एनवायरनमेंट हमारे होम कंट्री में नहीं देंगे तो मुझको लगता है कि जो ये एक्सोडस है स्पेशली यूथ का वो शायद ना रुक पाए। Yeah, I think I want to add here कि विक्रम जी, I think your point is really right. Opportunity इंडिया में जो अब है वो सिर्फ आपको हायर लेवल, हायर वर्ग के लिए दिखती है। जो लोअर लेवल पीपल है उनके लिए इतने ब्लॉक्स हैं, इतना रेड टेप है कि वो उस चीज को परस्यू ही नहीं करना चाहते, उनके लिए कोई पाथ नहीं है आगे जाने का। कि हमने कर ली पढ़ाई, अब पीएचडी है, वो पकौड़े बेच रहे हैं, लाइक दैट इज द लेवल हम गिर चुके हैं कि हमारी एजुकेशन, एक टाइम पे लोग कहते थे कि यार इंडिया की एजुकेशन लेवल इतनी बढ़िया है कि सारे डॉक्टर्स यूएस में, कनाडा में, सारे टॉप आईटी के लोग जो हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो यूथ है वहां का उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, वो कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। आप उसको देखिए जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे व्यक्ति, वो जुड़े थे, उन्होंने कहा मैंने पीएचडी करी है, सब कुछ करा है, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और ये बोलने के बाद भी उनको कितना हेकल किया जा रहा है वहां पर इंडिया में कि भाई तुमने क्यों बोला ये, यू नो। आप अमित मौर्य की बात कर रहे हैं जिसने उठाया था बिल, उसको कहा कि रो रहा था, उसका रोते हुए वीडियो सामने आया। एग्जैक्ट, अगर हमारे यूथ को ये फेस करना पड़ेगा आपको एजुकेशन, तो वो तो बाहर ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू वांट टू स्टे इन इंडिया। यहाँ है क्या, आपने इतने साल डिस्ट्रैक्टिव पॉलिटिक्स करी है, आपने लोगों को मंदिरों में, हिंदू धर्म में, इसमें भगा दिया, लेकिन अब जो यूथ अवेकन हो रहा है वो कह रहा है भाई मैं घर में पैसा कैसे लाऊं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईओसी यहाँ पर बीसी में, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं ट्विटर पे ऑफ पीपल जो इंडिया में यूथ हैं हु आर ट्राइंग टू गेट जॉब। उनको कोई भी आप ट्वीट करो, वो आपका नाम देखते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमको जॉब चाहिए, आप कहीं से दिलवा सकते हैं, हम कांग्रेस में भी काम करने के लिए तैयार है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो यू नो कि वहां पर जो लेवल गिर चुका है, जब आपके एजुकेटेड लीडर्स भी होंगे वो उनका फोकस एजुकेशन और जॉब्स पे नहीं होगा, वो आपके लिए कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाथ्स नहीं बना सकते। अब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है दैट्स टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप कि 1 लाख आपको देंगे फर्स्ट ईयर में, ये प्रोग्राम्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। सो देयर इज अ बिग ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं ना, एक रुकावट है इनकी करियर में, इनका पैसे कमाने में। तो उनको लगता है कि बाहर निकल के एक बार ट्राई कर लेते हैं। उन लोग वो देखते हैं आसपास लोग गए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन जगहों पर, वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर भी है, एक तो वो फर्क है कि आप ट्रक ड्राइवर भी हो या आप स्कूल टीचर भी हो, आपको रिस्पेक्ट वही मिलेगी। इंडिया में जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास करियर नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है सर। सो आई थिंक दैट इज अ बिग मेजर फैक्टर। डिग्निटी ऑफ लेबर तो एक बड़ा इशू है, क्योंकि भाई एक परिवार में भी कोई कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन यह समाज में उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी अगर आप मुझे अलाउ करें। ये सभी मैं एग्री करती हूँ जो कमेंट्स सभी ने दिए हैं इसकी, और हमें अगर आगे चलें तो जैसे वुमेन को ट्रीट किया जा रहा है इंडिया में, वैसे हम सभी वी आर वेरी प्राउड इंडियंस, एंड हम हमेशा ही इंडिया के लिए तो वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो हमारा प्राउड है वो तो नहीं खत्म होगा, बिकॉज वो सिस्टम के साथ नहीं चलता। हम वैसे ही हम इंडियन हैं, सो हम वी विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे पहले भी हमने बात की है कि संविधान हमें कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी एंड द राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। जो वो राइट है, अगर आप देखें कि लेडीज को, वुमेन को, गर्ल्स को, जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई उनके साथ गलत कोई बोल रहा है, वो
एक्चुअली जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो उनको बता रहे हैं कि आप ड्रेसअप अच्छी तरह से हो, आप ऐसे नहीं ड्रेसअप हो, आप ऐसे नहीं चलो, आप इस टाइम पे ना बाहर जाओ, आप इस टाइम पे ये ना करो। जो रेस्ट्रिक्शंस हो, जो रूल्स वो अपनी तरफ से बनाकर बोल रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग our women, our girls or whoever. So that is actually reducing our way of जो हमें openness और हमारी जो हमें independence देनी चाहिए बच्चों को और girls को. So that is why then those girls, why they will feel safe in India and why they will feel that we would like to stay here. Yeah. So that is another reason. वो एक और उसका reason है कि हम गर्ल्स को encourage करें कि आप जो भी करना चाहते हैं, हम आपके लिए safety, security is actually the responsibility and accountability of our states. Yep. So अगर वो उनको कर नहीं रहे हैं, implement नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए again I feel concerned about that कि भी हमारे बच्चे हैं उसकी वजह से they are going out. जी, आपका सवाल है, मैं थोड़ा हिंदी में इसको बता दूं फिर आप सुन। आपकी जो मुख्य चिंता यह है कि महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा की चिंता है। दूसरे, ये सरकार या ये जो पार्टी है पावर में, ये लोगों के खान पान, पहनावा, इन सब पे टोका टोकी कर रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मछली खाने पे लेके इतना बवाल कर दिया, मीट खाने पर, जबकि भाई बहुत सारे लोग की अपनी चॉइस है, आप क्या पहनते हैं। तो एक तरह से ये जो सोशल नॉर्म्स को मिडिवल एज में ले जा रहे हैं, आज से 200-400 साल पुराना जो पीछे के ले जा रहे हैं बजाय आगे ले जाने के। तो ये आपकी चिंता भवेश जी। जी, अभी यहाँ पे एक जो निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पति बड़ी चर्चा में है, और वो चर्चा में इसलिए है कि बड़ी कड़वी बातें कर रहे हैं वो मोदी जी के लिए। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, पिछले साल उनकी किताब आई थी, जो इंडियन डेमोक्रेसी में जो चेंज आया है उसको लेकर, और इकोनॉमिक्स, जिस तरह से इकोनॉमी इंडिया की बदली है, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि भारत को वो कहाँ लेके चले गए हैं, कितने साल सांस्कृतिक रूप से पीछे ले गए हैं, कितने साल पॉलिटिकली पीछे ले गए हैं, और कहते हैं कि न्यू इंडिया जो है वो एंशिएंट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। मेरा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि चूंकि आप सब लोग एक मत जैसे दिखाई दे रहे हो, तो भारत में अभी स्थिति क्या है कि जो दूसरी तरफ विचारधारा है, एक जो विचारधारा जो कांग्रेस और जो एक सोशलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जो देखती है, वो चाहती है कि उस हिसाब से ही चले। हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया 10 साल, ठीक है, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। लेकिन दूसरे तरफ वैसे लोग भी हैं जो मंदिरों के विकास से बड़े प्रसन्न हैं, जो इस सरकार को आगे कंटिन्यू कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं मोदी जी तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और बड़े दमदार आदमी हैं, जो एक इमेज क्रिएट की गई सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी। तो लेकिन ये दोनों विचारधारा के लोग भारत में बड़े तीखेपन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां पे क्या हाल है आप लोग के तरफ में? जैसे मैं देखता था कि भाई मोदी जी जाते हैं तो सब मिले हुए, सारे भारतीय जय मोदी 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 चल रहा है। तो आप लोग जब अपनी विपरीत विचारधारा मोदी समर्थकों से मिलते हैं तो बातचीत होती है कि लड़ाइयाँ होती है यहाँ की तरह? I think it is current trend. Can I answer or is that okay? Charanjit wanted to say something. I think currently wherever I speak to many of I have a lot of friends who are the right wing ideology. The before Vajpayee Advani time pe the right wing ideology little bit different. Now it's all WhatsApp University. Yep. Propaganda. The propaganda. Now the illiterate or literate between whatever comes in the WhatsApp University, if you feel that is a real, they are illiterates. They are believing on the fake messages, fabricated messages. I'll give one example. I don't know whether I could tell or not. We had a event and the Rahul ji event here in London. वो इवेंट में कोई लोग 1-2-3 खालिस्तानी लोग आ गए, वो कुछ स्लोगन दे के दिया इवेंट पे, हम भी भारत माता जय भारत का स्लोगन कुछ दिए, वो गए, इवेंट हो गया। विद इन 1-2 आवर्स में इंडिया में एक फैब्रिकेटेड न्यूज मैसेज स्प्रेड करा। I got a call from my schoolmate, London to Nizamabad, my hometown. I got a call, you said Pakistan Jindabad. I said, why would any of the Indian event, none of the politicians, none of the political leaders says like that, we were the brain, that to Rahul's event. They did as a fabricated, this is a live example for me happened, and got a call from my family members also. They all, they all spread it like a change the voice, they put different messages. These kind of,
I request people of India, vote, think on your current things, education, and practically what you're getting, but don't go for Twitters or WhatsApp, these kind of, don't believe in fake messages and vote. If you think vote for BJP or चरणजीत Congress, जी आप भी vote रिएक्ट it. करना चाहेंगे इस हाँ जी पर? सर, कुमार जी देखिए, जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, आप देखिए कि कांग्रेस में भी हर कम्युनिटी के लोग हैं, बीजेपी में भी हर कम्युनिटी के लोग हैं, पर बीजेपी के जो लोग हैं उनकी सोच क्यों है ये मैं बताता हूँ। जो आरएसएस है ना, जो इनका एक मुखी थे गोलवालकर जी, मैंने उसकी बुक पढ़ी है, वो कहते थे कि हमें जो इंडिया है, हम 1000 साल पीछे लेकर, जैसे 1000 साल पीछे सिस्टम था ना, हमने वो यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, 200 साल नहीं, क्योंकि 200 साल पहले अंग्रेज थे ना, पहले आए जब, वो भी नहीं चाहिए हमें, इनको चाहिए जो 1000 साल पहले था। 1000 साल जो था, आप सभी लोगों को अगर पढ़ते होगे देख लेोगे वे कैसे था वो, तो उनकी जे मनसा है वो वही करना चाहते हैं। इसीलिए वो देखो मंदिरों, देखो किसी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी धर्म को भी माने, पर जैसे ये अभी देखो मोदी जी होने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, इन्होंने अपने वो कैसे एक स्टेट में एक कॉन्फ्रेंस की, एक कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने वो स्टेज पर बोला है भी देखिए ये तेजस्वी जी मछली खा रहे हैं आजकल, दूसरे हैं ये नराते हैं, ये छोटी कुछ स्टेटमेंट नहीं है, देखो लोगों में ये पाड़ा डालने की है। ये लोग सोचेंगे तो उन लोगों में नफरत का एक बीज बो रही है। अगर ये ऐसा प्रधानमंत्री होगा तो कहाँ तरक्की हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग देखो, बाहर से कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन हुई है, साइंटिफिकली जो है आईटी में बहुत डिफरेंट टाइप के जो प्रोफेशंस हैं, उनके लिए हमें वैसे ही स्टूडेंट चाहिए। जैसे कोई अपने ऑटोमेशन का काम है, वो भी अब साइंटिफिकली बन रहा है, तो जैसे दूसरा है कोई मोबाइल है या कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कंपनियां आ रही हैं, पर हमारे जो वहाँ पर प्रोफेशन है, जो एजुकेशन है, उस लेवल की नहीं है, उधर तो नहीं ये करना चाहते। पहले तो उनको चाहिए यूनिवर्सिटी में वो ऐसे सब्जेक्ट लेकर आए जो फ्यूचर में जो इंडस्ट्री आएगी उनके लिए चाहिए, प्रोफेशनल हमें वो उसके लिए पैदा करने चाहिए, उनको वैसे नॉलेज देनी चाहिए। पर ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए मंदिर आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मंदिर सारे, पर उसके साथ साथ ऐसे आईटी के प्रोफेशन जो लोग हमें चाहिए, उनको भी ये पैदा करें, उनके लिए कोई ये दूसरा खोलें अपने जितने भी है यूनिवर्सिटी कॉलेज। पर अब देखिए ये तो बहुत स्कूल बंद कर रहे हैं, ये ना ज्यादा से ज्यादा देखो गाँव में जो स्कूल बंद कर रहे हैं, वो भी एक इनकी चाल है, ताकि जो गरीब लोग है, नीचे वाले जो गांव में रहते हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो अच्छी तालीम ना ले लें। आगे उनका देखो 9वीं 10वीं तक उनको वैसे नहीं, 5वीं तक तो वैसे नहीं करते, 8वीं 9वीं तक नहीं करते, फेल करते। वैसे ही जब कंपटीशन ऊपर कहाँ अच्छी स्टडी के लिए जाना होता है, वहां पर वो कम्पिटिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेस नहीं बना होता। ये एक जो आरएसएस है ना, उसकी जो सोच है ना, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जेडी के बहुत खतरनाक है। उससे पहले उसके लिए ये संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। हमें तो ऐसी न्यूज भी मिल रही है, अभी इन्होंने अपना संविधान जो पहले था, जिसको ये मनुस्मृति कहते हैं, क्योंकि पहले वो ही लागू था, उसमें आप अगर देखेंगे जो लेडीज हैं, स्त्रीज हैं, उनको कोई ज्यादा अधिकार नहीं थे। ये पढ़ाई का अधिकार भी जो ज्योतिबा फूले जी हुए हैं, आपने उनकी अगर स्टोरी पढ़ी होगी, उन्होंने 1848 में पहला स्कूल खोला था। ज्योतिबा फूले की उनकी जो पत्नी थी सरस्वती, उन्होंने जो सावित्रीबाई फूले जी और फातिमा बीबी, उन्होंने पहले 1848 में एक स्कूल खोलकर लेडीज के लिए स्टडी का इंतजाम किया था, उनको शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया था, तो उस वक्त उनको काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी। उसके बाद फिर सरोजिनी नायडू जी जैसे जैसे करता रहा, जो आज देखो हमारे जो बहनें हैं, इनको कितना सम्मान मिल रहा है। हम जहाँ पर अभी बैठ कर बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने इंदिरा गांधी जब पहले बने थे, उन्होंने यही कहा था कि देखिए ये संविधान में लिखा था, बाबा साहब ने, उन्होंने हमारे लिए ये प्रोविजन की है, इसलिए मैं
आज प्रधानमंत्री बनी हूँ। पर अच्छा, ये भारत में बहुत इस चर्चा को थोड़ी देर हम लोग रखा जाए, क्योंकि एक भारत में बड़ी चर्चा ये हो रही है कि ये सरकार आई, मैं फिर से उनको कोट करूंगा कि उन्होंने खुल के कहा, जो निर्मला सीतारमण के वित्त फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड है, कि अगर इस बार के चुनाव में मोदी जी जीत जाते हैं, हालांकि ऐसी संभावना, ऐसा आकलन वो पेश कर रहे हैं कि जीतने की संभावना बहुत ही कम है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के इशूज आ गए हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह का एक बार फिर से लोगों का मन बदल रहा है, उसमें लगता नहीं है कि वो आएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो आए तो संविधान को खतरा है। तो आप लोग तो चूंकि भारत पर जी नजर बनाए हुए हैं, क्या आप लोग की भी जी फीलिंग आ रही है कि ऐसा जी जी ऐसा संभव है? देखिए, मैं ये कहता हूँ, आपकी बात सही है। देखो, आपको भी पता है और बड़े बड़े लेवल पर ये प्रचार किया हो रहा है कि ये संविधान को खत्म कर देंगे। पर उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा या किसी और बीजेपी के लीडर ने कहा कुछ? कोई नहीं बोला कि नहीं नहीं, हम जिसको खत्म नहीं करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ लोग वैसे ही ये हाँ बिल्कुल, वो प्रचार कर रहे हैं। किसी ने अभी कुछ होम नहीं कहा। मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया है, आज उनका बयान एक दिखा है कि वो राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। दुहान साहब कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? दुहान साहब। नहीं, आप संविधान की बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब देखिए कि आपने खुद कहा कि 2014 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो होना भी चाहिए था, शायद एक बदलाव की ज़रूरत थी, जनता भी चाह रही थी कि नई सरकार आए, शायद नए नए आइडियाज़ को ट्राई किया जाए। बट मेरे का व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट हमारा पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो 10 साल हमने इस सरकार को देख लिया है कि इन्होंने क्या कारनामे किए हैं, क्या कांड किए हैं। अब देखिए, नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। प्रधानमंत्री एक आई थिंक वो वोट को लेके जाते हैं, वो रखते हैं और संसद का उद्घाटन कर देते हैं। आई एम ए प्राउड हिंदू, बट मैं किस भगवान में विश्वास करता हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। सरकार मेरे को डिक्टेट नहीं कर सकती कि आप इस मंदिर में जाएं, इस भगवान को पूजें, ये खाएं, ये पहने। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाके उद्घाटन करके आते हैं। तो ये दिखाता है कि इन लोगों का, जो हमारा संविधान का जो बेसिक जो फैब्रिक है सेकुलरिज्म, उसमें इनका विश्वास नहीं है। अदरवाइज आप प्रधानमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो, एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हो। आपको मंदिर में भी जाना चाहिए, आपको मस्जिद में भी जाना चाहिए, आपको गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, आपको चर्च में भी जाना चाहिए और आपको और जगह भी जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये चाहते हैं कि वन मैन रूल हो और वो रूल एक ही आदमी का हो और वो सभी संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल करके रखे। वो आर्मी पे भी कंट्रोल करे, वो बैंकों पे भी कंट्रोल करे, जैसे आरबीआई पे कंट्रोल किया गया है, चुनाव आयोग पे भी कंट्रोल करके रखें हम, और विपक्ष को हम ख़त्म कर दें। तो ये सोच तो यही दर्शाता है कि ये भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते। 10 साल से हम ये देख भी रहे रंधावा हैं, मैडम, ये प्रूव भी है। रंधावा मैम की कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? हाँ जी, मैं कहना चाहती थी कि विक्रम ने जैसे बोला, उससे आगे हम क्या देखते हैं कि जो मोनोपलीज क्रिएट की गई है सरकार की तरफ से लास्ट 10 साल में, अगर आपको संविधान को सेफ रखना है तो आपको सभी को एक जैसा मौका देना चाहिए। जो हमारे मीडियम और स्मॉल जो एंटरप्राइजेस थे कंट्री में, जो उनके बिजनेसेस थे, उनको भी फ्लोरिश होने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, हम उनको ही अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हम उनको ही मौका दे रहे हैं। सो मोनोपलीज क्रिएट हो रही हैं। सो संविधान कैसे बचेगा अगर हमारे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो हमारे बिल्कुल हमारी जो सरफेस है उससे मेनली खत्म हो जाएंगे। इफ दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द सोसाइटी में, वो नहीं रहेंगे, तो हमारे लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, उनका कैसे चलेगा? एक मोनोपली जब बनेगी, कॉर्पोरेट्स लेंगे सारा इंचार्ज, सारा चार्ज उनके साथ हाथ में होगा, तो वही हमें डिक्टेट करेंगे कैसे चलेगा सब कुछ, क्या होगा। दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी वो जो संविधान है उसमें तो ये नहीं है कि एक व्यक्ति वो एक सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट के हाथ में सारा कुछ हो। हम तो चाहते हैं कि इक्वल सोसाइटी बने। सो आई थिंक वो एक एग्जांपल, आप वो एविडेंस है टू प्रूव कि द एक्चुअल जो संविधान है हमारा, जो वो खतरे में है। मैं आपको मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो आपने निर्मला सीतारमण की बात के हस्बैंड की बात करी है। आई थिंक उन्होंने क्लियर कट कह दिया है दैट इफ मोदी कम्स टू पावर वी आर इन डिक्टेटरशिप। उन्होंने ये क्लियर कट कह दी है बात। आई थिंक कोई डाउट नहीं है हम सबके दिमाग में कि ये होगा।
क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी घोषणा लाल किले से होगी। हाँ जी, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी, अगर आप सिचुएशन देखें कि ईडी, सीबीआई, सारे इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, जब आप एक इंसान के पास कंट्रोल में दे देते हैं, जिनके हाथ में आ जाता है, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। आप ईवीएम्स के बारे में देख लीजिए, कितनी चर्चाएं हुई हैं दैट देयर इज गोइंग टू बी स्कैम। तो एक तो आई थिंक ग्राउंड लेवल लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा अबाउट द ईवीएम्स और किस तरह इलेक्शंस होते हैं। एंड जो उन्होंने बात ये कही है डिक्टेटरशिप की, तो आई थिंक सबके दिमाग में ये क्लियर कट है कि इफ बीजेपी कम्स टू पावर, ऑल योर राइट्स, अगर आपके पास एक्सप्रेस करने का राइट ही नहीं है, अगर आप बोलते हैं कुछ, अगर आपका यूट्यूब चैनल खत्म कर दिया जाता है, जैसे बोलता हिंदुस्तान का इन्होंने बंद करवा दिया है, इन्होंने बैन कर दिया उसको, तो आपके पास अगर वो राइट ही नहीं है तो आप उस कंट्री में रह कैसे सकते हैं, राइट? यू हैव टू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो सबसे बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, दैट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और आप अपनी आवाज ही नहीं उठा सकोगे गलत के अगेंस्ट, आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर दिया जाएगा, या आपको कोई बड़ा केस निकाल के आपको वॉशिंग मशीन में, आप बीजेपी आ जाओ तो वॉशिंग मशीन में आपको धो के हम फिर ऐड कर देंगे। तो ये इट्स अ क्लियर कट थिंग कि पाथ वही है, it's from democracy to dictatorship if BJP comes to power. I think everybody thinks has that thought in their head. जी, आप लोगों के मन में भी आशंका है, इसी पे कुछ ऐड करना है? या जी, एक क्विक थिंग, डिक्टेटरशिप 10 साल में मोदी दिखाया व्हाट ही डिड। आई गिव वन एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन। None of the world leaders or none of the country, 98% of the money which is in use, no one can ban that one. All of the sudden TV में एक बार आके 8:30, 9 o'clock we are going to ban tomorrow onwards. And after the demonetization, what they said, they are going to collect the black money. मैंने बोला एक बार, there is no black money. मोदी का मन काला है। इसका मन, because he's suspecting everyone, but the black money is not only in the shape of money. That could be gold, that could be anything. But they said we are going to find out some black money only with the cash. Why Modi did this one? Because he wanted to show dictatorship. एक बार टीवी में आके मोदी बोले तो सब इंडिया उसके साथ रहेगा, ऐसा मैसेज देने के लिए दिस काइंड ऑफ फॉल्स। दैट टाइम मनमोहन सिंह, आई रिमेम्बर करेक्टली, उन्होंने बोला जीडीपी गोइंग टू कम डाउन बिकॉज ऑफ दिस फुलिश डिसीजन। 2%, exactly 2% GDP is come down because of demonetization at the time. That is the Congress government, financially, it's not about political. So for Modi dictatorship, entire country has to pay for it. The whole, the तुगलक, एक ही बार हिस्ट्री पढ़े तो तुगलक ने किया एक बार, उसका इधर तो इधर चेंज किया, उसका कैपिटल सिटी देवगिरी से दिल्ली, चमड़े का सिक्का चला दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है। लेकिन एक सवाल रह जाएगा अगर हम लोग इस चर्चा को वहां पर लेकर नहीं जाते हैं। आप लोग देखिए, अब ग्लोबल दुनिया पूरी मुट्ठी में आ गई है। हम लोग एक मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये समझ में भी आ रहा है कि आप लोग लंदन में बैठे हो, आप लोग अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, लेकिन आप लोगों को भारत के कंसर्न्स पूरी तरह से वही कंसर्न्स, वही सवाल जिन पर यहाँ पर मंथन हो रहा है, वो सब सवाल आपके पास बिल्कुल एकदम एक एक सवाल आपके पास है। लेकिन अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप लोग भारत के बारे में इतना सोचते हो, वहाँ रह रहे हो, वहाँ कमा रहे हो, लेकिन आप भारत में कैसे इस चुनाव को इम्पैक्ट करना चाहते हो, कैसे हेल्प करना चाहते हो, यहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो कि आप जो सोचते हो वैसा भारत बना रहे, जो जिस भारत को छोड़कर आप लोग गए थे उस भारत बरकरार रहे, उसके लिए आप लोग अपने लेवल पे क्या कर रहे हो? दुहान साहब कुछ बोलना चाहते हैं? दुहान साहब जी, थैंक यू फॉर दैट। तो अभी हमने मैनिफेस्टो में, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। राहुल जी ने सजेशन मांगे थे मैनिफेस्टो में, हमने एनआरआई की तरफ से और स्पेशली यूथ की तरफ से हमने सजेशन डाले कि एक यूथ मिनिस्ट्री सेट की जाए जो यूथ के वेलफेयर पे ही फोकस करे, कि कैसे हम उनको स्किल में ज़्यादा स्किल्स दें, कैसे हम उनके लिए रोज़गार के अवसर कराएं, कैसे हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो सोच है वो उनमें डेवलप करें कि उनको विदेशों में काम के लिए नहीं जाना पड़े। किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी जो अपनी मातृभूमि को छोड़ के आता है,
वी ऑल लव इंडिया डियरली। हम सबका मन है कि हम वापस जाके कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करें या फिर अपनी फैमिली के साथ रहें या कंट्री को सपोर्ट करें। बट जब तक मौका नहीं बन पाएगा तो वो हो नहीं पाएगा। तो मैनिफेस्टो में हमने हमारी आईओसी की तरफ से भी सजेशन दिए हैं और उनको मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। और दूसरा, अभी मैं इंडिया में ही था 2 महीने, तो जो मेरे लोकल जो हमारे गांव हैं, शहर हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी गया भी हूँ और वहाँ लोगों को अवेयर भी किया है कि जो अभी चल रहा है देश में, लॉन्ग टर्म उसका कितना नुकसान हो सकता है। तो किसी पार्टी को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को देख के आप चाहे वोट ना दें, अपने आप को देख के, अपने बच्चों के भविष्य को देख के सोच समझ के वोट डालिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया एंड आई वरी इट मे बी द लास्ट वन इफ यू डोंट चूज द राइट गवर्नमेंट। वेरी ट्रू। और हम लोग यहाँ कनाडा से हमने भी मैनिफेस्टो के लिए सजेशंस दिए थे, एंड ऑल्सो सोशल मीडिया पे हम लोग जो भी कांग्रेस का प्रचार हो रहा है, द राइट मैटर जो है ना, जो मुद्दे की बातें हैं, जो जहां पर वो सही हैं, हम लोग उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। मैं बहुत पर्सनली इंडिया के कुछ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जिसके साथ मैं जो भी वो लोग हमें कोट करते हैं कि आप राहुल गांधी जी का ये मैसेज पहुंचाइए, इंडिया अलायंस का ये मैसेज बाहर पहुंचाइए, कोट करिए अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, तो हम लोग वो उस तरीके से बहुत वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली एज विक्रम सेड कि वोट अपना जुडिशियसली डालिए, ये मैसेज हमारी तरफ से बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, बिकॉज हम लोग वोट नहीं कर सकते, वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड। तो हम यहाँ से किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स आर इन देयर 80s, दे आर ओल्ड, दे हैव इश्यूज, लेकिन हम यहाँ से उनको फोन कर करके बोल रहे हैं कि आपको वोट करने जाना है, हर एक वोट मैटर्स। So whoever we are talking to in India, our friends, our family, we are telling them कि please go vote and vote judiciously, because this may be the last election. रंधावा में हम जैसे शिफाली जी ने बताया, सेम आई एम डूइंग हियर एग्जैक्टली द सेम इन टर्म्स ऑफ आई एम कनेक्टेड टू माय पीपल इन इंडिया थ्रू सोशल मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया के जरिए हम कनेक्टेड हैं लोगों से, और सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। एज इन्होंने जैसे कहा कि यहाँ पे बहुत सोशल ग्रुप्स हैं हमारे इंडियंस के, हम उनके मैं बहुत सोशल ग्रुप्स आई अटेंड अ लॉट ऑफ देम, एंड वहाँ पे डिबेट्स होती हैं इंकरेजमेंट करने के लिए लोगों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। एंड वो मैसेज है जो मैसेज हम डिस्कस करते हैं, वो मैसेज वापस इंडिया जाता है। सो वी एक्चुअली देन टेक इट बैक टू इंडिया थ्रू सोशल मीडिया एंड सम अदर ways, and that is what we do. So we always encourage people to not look at whatever these sort of guarantees that Modi ji gave previously. Don't listen to those again. Look at what they have actually done, what they have delivered, what their performance has been in the last 10 years, and then vote wisely. That is our request to the voters in India, because चरणजीत जी। जैसे इन्होंने बोला, हाँ जी। मौका है, वो मौका बार नहीं आएगा। ऐसे ना विवेशी, मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ और वहाँ पर जैसे, क्योंकि मैं गांव का एक वासी हूँ, वहाँ पर गांव में जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, मैं उनके साथ वहाँ पर बैठकर सॉल्व कराता हूँ। कुछ सोशल वर्क है जैसे वो करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कोलीग रहे हैं इंजीनियर्स वहाँ पर, उनके साथ भी मैं फ़ोन पर बात करता रहता हूँ। हम उनके साथ बिल्कुल इन टच हैं और उनकी जो सोच है ना, वो भी हमारी सोच ही है। वो जो वहाँ पर ग्राउंड पर होता है वो हमें भी बताते हैं। इतना नहीं हमें इतना पता लगता है जितना वो हमें बताते हैं। वो सब रेडी हैं, तो हम उसी तरह मोटिवेशन से उन लोगों को और भी तैयार कर रहे हैं और हर संभव जहाँ से जो भी उनको मदद चाहिए वो भी कर रहे हैं। तो हम इन टच हैं। तो हमें पूरा यकीन है भी इस बार ये मोदी साहब जो है, इनकी सरकार नहीं आएगी तो ना ही आनी चाहिए। लोग बहुत चिंतित है, उन सभी को पता है वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हमारी नहीं सिर्फ अभी हम बैठकर जहाँ पर यही सोच रहे हैं भी हमें ज़्यादा पता रहे, हमें इतना नहीं पता है जितने वहाँ पर लोगों को पता है। वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इसलिए हम इन टच हैं जहाँ पर, और हमारे जो रिश्तेदार भी हैं हम उनको भी बात करेंगे, कर भी रहे हैं भी, देखो यहाँ का क्या सिस्टम है। और हाँ, मैं आपको एक और बता दूँ, ये जो आप बोल रहे थे ना भी मोदी जी के जहाँ पर बहुत बोल रहे हैं भी जहाँ पर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बोलो
वो जहाँ पर भी आरएसएस के लिए उन्होंने इतनी शाखाएं बनाई हुई हैं, वहाँ से वो कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं। कुछ उन्होंने फूड बैंक भी खोले हुए हैं। तो हमें तो ये चिंता है कि जैसा सिस्टम इंडिया में है वो जहाँ पर वहाँ का ना बना दें। हमें तो ये भी चिंता लगी हुई है, अगर वहाँ पर उनका वो जो सरकार हट जाएगी तो जो लोग जहाँ पर भी फॉरेन कंट्री में भी सिस्टम खराब करने लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा ठल रोका जाएगा। ये हम इसलिए हम जहाँ पर ज़्यादा चिंतित हैं तभी लगे हुए हैं कि वहाँ पर मोदी जी वापस ना आए, वो सरकार बिल्कुल ना आए। जी मैं एक जरा जानकारी चाहता हूं कि आप लोगों को कितना कंसर्न है यहाँ डेमोक्रेसी का बुनियादी जो उसूल हैं हिंदुस्तान के रहे हैं, इक्वलिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, वो जान के बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ता है, क्योंकि हम ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसीलिए चला रहे हैं कि सोशल सर्विस के लिए चला रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा। हालांकि मैं बताऊं कि हमारे भी यूट्यूब अकाउंट को गवर्नमेंट के दबाव पे उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन इतना बैकलैश हुआ, लोगों ने इतना कंडेम किया यूट्यूब के मालिकों को, तो उन्होंने वापस कर दिया। खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पर जिसके आपने जिक्र की कि विदेशों में तमाम प्रचार करके और भ्रम फैला करके, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ या बाबरी मस्जिद के खिलाफ या राम मंदिर के सवाल पे, ये जो एक वहाँ जबरदस्त एक उफान खड़ा किया था, तमाम लोग उस तरह से आ गए थे उस प्रोपेगेंडा में, तो अभी वो बुखार चढ़ा हुआ है या कुछ उतर रहा है उन लोगों में? वो जो उनके सपोर्टर हैं आरएसएस के या वीएचपी के या बीजेपी के, तो अभी उनका बुखार वैसे ही है, वो तो वैसी ही फीलिंग है, वैसे ही वो हेल्प कर रहे हैं बीजेपी के आरएसएस की, या अब उनका भी मोह भंग हुआ है? आर दे आल्सो डिसइल्यूजन्ड? देखिए वो लोग तो जो है ना वो तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं भी हमारी सरकार वहाँ पर रहेगी, हम जो चाहेंगे फिर करेंगे। उन्होंने तो करना ही है, वो तो कभी नहीं कहेंगे भी जो सरकार वहाँ की अच्छा कर रही है, वो तो लगे हुए हैं अपना पूरा प्रचार करने के लिए। पर हम जहाँ पर उनको डिफेंड कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, आते हैं चैनल पर भी, जहाँ कई चैनल पर भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जब आते हैं वो तो उनको फिर काउंटर करते हैं, फिर उनको जवाब नहीं होता। धीरे धीरे जब मैं यही बात को बता रहा हूँ, वहाँ से हर संभव कोशिश की जा रही है तो सरकार की, आरएसएस की भी, जहाँ पर भी उनका पूरा दबदबा। जैसे देखो मंदिर जो है हमें कोई चिंता नहीं, जितने मर्जी बनाए, पर एक छोटे से में एक कॉम्प्लेक्स में कितने बना देने, वहाँ पर अंधविश्वास फैलाना। जैसे मोदी जी कोरोना के वक्त कह रहे थे चलो थाली बजाओ, दिए जलाओ, जो जो ऐसा अंधविश्वास है ना, वो जहाँ पर भी ये फैला रहे हैं, ये छोटी छोटियाँ मंदिर खोलकर वहाँ पर वो ही एस्ट्रोलॉजी के कर रहे हैं, लोगों को पखंड सिखाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ये करो वो करो। जैसे वहाँ जंतर मंतर, वो जहाँ पर पूरे लेवल पर जिन्होंने शुरू किया हुआ है, अगर वो जहाँ पर भी शुरू हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अंधविश्वास जब फैलेगा। पर मैं उनको लोगों को ये कहता हूँ कि देखो जहाँ पर हर कंट्री में कम से कम 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग रहते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है, इसको मत छेड़ो। अगर उनको पता चल गया भी आपकी सोच क्या है तो आपके लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा, और जहाँ से हम जा भी कहीं नहीं सकते, एक एयरपोर्ट ही है। अगर हम जहाँ इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ऐसी, जो कि लोकतंत्र में जहाँ एक आम आदमी के जीने के लिए नहीं चाहिए, वैसे ही अंधविश्वास फैला देना, अगर तुम वो जहाँ पर फैलाओगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जहाँ पर जो लोग हैं काम को ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे नहीं है मीडिया में मंदिर चल जाओ, वहाँ चल जाओ, कहीं कोई प्रोग्राम कर लिया, कहीं प्रोग्राम कर लिया, लोग इकट्ठे करके, वो तभी ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। जहाँ इनको लोग चाहे इकट्ठा कर लेते हैं, अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, अभी देखा होगा जो ये रैलियों में भी है वो बताते हैं। हमारे पंजाब में एक रैली हुई, वहाँ पर उन्होंने बताया, कोई बोलता मुझे 300 दिया, कोई बोलता मुझे 400 दिया। ये ऐसे काम करना चाहते हैं, ये लोगों को बढ़िया काम नहीं देना चाहते, तो गरीब को और गरीब रखेंगे। तो जो 15% लोग हैं, तो फिर वो 90% जो धन है ना जहाँ इंडिया में, वो सिर्फ 15% लोगों से भी कम लोगों के पास है, बाकी लोग तो सिर्फ काम करने वाले हैं। तो हम यही मेरा सवाल ये था कि जो उनके सपोर्टर्स थे
वो 10 साल के एक्सपीरियंस से कुछ वो डिसिल्यूजन हुए हैं, उनका मोह भंग हुआ है, कुछ उनका सपोर्ट कम हुआ है या अभी भी वैसा ही है? नहीं इसमें नहीं, त्रिपाठी वही जी, बता रहा हूँ ना, वो तो जी कह रहे हैं ना, मोदी जी ने वहां पर जितने काम शुरू करा लिए हैं, जो मोबाइल बनने लग गया, वो लग गया, वो तो अपना प्रचार करेंगे ही, पर नहीं वो नहीं वो ठीक। हाँ जी, वो तो उनका करते रहेंगे। प्रोपेगेंडा मेरे कम हिसाब से नहीं हुआ है, उनका त्रिपाठी जी, प्रोपेगेंडा कम मे- नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट उस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं टॉलरेट करेगी उनसे, जो प्रचार वो इंडिया में कर सकते हैं ना। यहाँ की गवर्नमेंट जो है, इट इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो यूएस में भी अभी पीछे कुछ मंदिर में हुआ था, तो गवर्नमेंट हैड वेरी ओपनली क्रिटिसाइज कि ये नहीं होना चाहिए। तो वो कर रहे होंगे प्रोपेगेंडा। और जो मोदी आते हैं यहाँ पर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, टीवी ऑन करती हूँ, अगर मोदी जी होते हैं मैं टीवी बंद कर देती हूँ, मेरे से टॉलरेट नहीं है उनकी आवाज या शक्ल। बट आई एम जस्ट सेइंग, ये सब पेड प्रोपेगेंडा, उनको पैसे देके बसों में बिठा के भेजा जाता है जब मोदी जी यहाँ आते हैं। इट इज नॉट नॉर्मल, कॉमन, रैशनल, सेन पीपल लाइक अस do not believe in him and will not promote any of his events here, that I can tell you. त्रिपाठी जी, मेरा हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर, ये 10 साल में कौन कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के डॉक्टरेट लिया, वो सब नाउ थोड़ा डिफेंस में, थोड़ा डिफेंस में आ गया, क्योंकि डिफेंसिव हो पीपल गए। थोड़ा डिफेंसिव हो गया। ऑब्जर्व, बिकॉज आई यूज्ड टू टॉक विद व्हाट्सएप, ऑल दीज थिंग्स विद देम, योर डिस्कशन, सोशल मीडिया, व्हाटएवर। नाउ आई ऑब्जर्व देम, दे आर इन नाउ डिफेंसिव मोड, बट दे आर बार दे आर ऐसा पकड़ कर क्यों डिफेंस में आ गए, लोगों को अब पता उनको चल गया, जवाब मिल रहा है, अब उनको जवाब मिल काउंटर। रहा है, और भी बात है जो हमने लोगों को देखते पता चल गया, हाँ, there लोगों may को be पता, या number पता of चल गया incidents as विच well. इज ट्रू, हाँ, विच इज राइट और that is रॉन्ग। अभी right. सोशल मीडिया, आपका जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, और कुछ लोगों को थोड़ा नॉर्मल पीपल, जनरल पीपल, लाइक विच आर इरेस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दे ट्राइंग टू फाइंड आउट विच इज ट्रू, विच इज रॉन्ग। अमित शाह जाके तमिलनाडु में भी कौन सा भी बोल सकता हूँ, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकते, इसका ये अभी तो नहीं चल रहा। सो थोड़ा डिफेंस मोड में, ये तो आपका क्वेश्चन का थोड़ा डिफेंस मोड में आ गया और वो। भी हम कह सकते हैं कि जैसे फार्मर्स का बहुत बड़ा इशू हुआ है, तो हमने देखा उसको हैंडल कैसे हैंडल कर रहे हैं ये लोग, कितनी बुरी तरह से उसको हैंडल किया है फार्मर्स को। दूसरा कि जो मणिपुर में वुमेन का हुआ, उसको कितनी बुरी तरह से, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो जैसे ये इंसिडेंट्स, हमारी जो गर्ल्स को ट्रीट किया गया, हरियाणा की जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका Wrestlers. भी, सभी हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, मीडिया से बाहर आती हैं, हमें लोगों को पता चलता है, तो ये इनका जो इफेक्ट है वो कम होता है। मोदी की जो सरकार है उसका इफेक्ट, उनको लगता है कि ये लोग बोल कुछ और रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे इनकी जो सपोर्ट है हमारे लोगों को लिए बहुत कम है। तो उससे इसका असर है जो वो कम हुआ है डेफिनेटली। जी जी तो भवेश जी। चलिए चलिए, इस चर्चा को हम लोग आज के लिए यहीं रखते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के व्यूज जो आए, और मुझे लग रहा है कि जैसे भारत में एक सोच बदल रही है इस सरकार को लेकर। 10 साल का एक्सपेरिमेंट जो है भारत ने देखा है, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहा उसका अनुभव हम लोग सब शेयर कर रहे हैं। किसी को भी शायद बहुत ज़्यादा लोगों को निराशा हुई है, और शायद एक भारत ने तय भी कर लिया है। और ऐसा लग रहा है जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसमें यही पता चल रहा है कि मोदी जी जो है अब ज़्यादा मजबूत नहीं रहे, उस तरह के पॉपुलर लीडर नहीं रहे, उस तरह से वो जो दावा करते थे कि दुनिया के ऐसे लीडर के रूप में वो उभर रहे हैं जिस पर दुनिया का एक प्रभाव है, दुनिया पर उनका प्रभाव है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, देखते हैं 2024 का चुनाव किस तरह से होता है। ईवीएम का एक सवाल है, ईवीएम में लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा मतदान हुए, अगर अधिक मतदान हुए तो ये ईवीएम वाला जो है मैनेजमेंट की जो अगर कुछ है तो वो शायद फेल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र इस बार जो है देश की जनता तय करेगी किधर जाना है। जो शंकाएं हैं उसके हिसाब से वो तय करेगी कि उसको किस तरह का फैसला लेना है। वो एक्सपेरिमेंट जारी रखना है, इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना है, अब आगे के लिए देखेंगे कैसे क्या होता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हम चाहेंगे कि अभी चुनाव के दरमियान आप लोग जैसे अब पहले फेज का चुनाव हो जाए, और उसके बाद जिस तरह से बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से चेंज दिखाई दे रहा है, तो हम लोग आपसे फिर जुड़ें और चर्चा करें हम लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जो मोदी वाला जो हम लोग सुनते रहते हैं उसमें से कुछ लोग आते तो शायद उनका मैं समझ पाता, उनकी मंशा क्या है, अभी भी क्या वो मोदी के लिए तैयार है
क्या अभी भी उनकी धारणा बदली नहीं है मोदी सरकार को लेकर? चूंकि बहुत सारे सवाल नए आ गए हैं, खास तौर पे देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा सवाल है, और अब और भी कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी जो सवाल है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा या नहीं रहेगा, जो और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेकुलरिज्म है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, वो रहेगी कि नहीं रहेगी। और मुझे लगता है इसी वजह से पूरी दुनिया में भी जो हमारे करीब 1.5 करोड़ तक लोग हैं एनआरआईज, वो भी काफी अब चिंतित हो उठे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने देश से तो सबको प्यार होता ही होता है। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद आपका भी। थैंक यू Thank you. Thank